बच्चे लास्ट टाइम हमने बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशंस डिस्कस करी थी, जिसको हमने प्रैक्टिकली देखा भी था, समझा भी था। उसी के अंदर एक ब्लोइंग ऑफ रूफ्स वाला ऑप्शन आया था, या हमारे पास ये एटोमाइजर वाला आया था, लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन आया था, और इसके अलावा भी मैंने एक दो और इनके अलावा कुछ अलग प्रैक्टिकल्स हमने करके देखे थे। इसमें एक और टॉपिक आता है जिसको मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। अब मैग्नस इफेक्ट का क्या मतलब होता है? देखो, मैग्नस इफेक्ट बेसिकली क्या करता है, जिसको क्रिकेट पसंद है या जिसको फुटबॉल पसंद है, अगर हम उसकी बात करें, दोनों के अंदर जिसको बास्केटबॉल पसंद है वो अपना अपने पास रखो, उसके अंदर हम स्विंग नहीं करते हैं इसीलिए, और करते होंगे मुझे नहीं आता तो मुझे पता नहीं है, लेकिन क्रिकेट का पता है। क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं कि बॉल स्विंग करती है। अब जिन गरीबों को क्रिकेट नहीं पता है, पहले बता दूं स्विंग और स्पिन में क्या फर्क होता है। स्पिन होता है जब टप्पा खाने के बाद बॉल मुड़ेगी, स्विंग है जब हवा में डायरेक्शन बदलेगी। अब अगर एक बॉल घूमती हुई जा रही है, अगर वो टप्पा खाए और वो उस वजह से डायरेक्शन बदले, लॉजिक समझ में आता है। हवा में बॉल कैसे डायरेक्शन बदल लेगी? क्योंकि हमने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विल कंटिन्यूअसली गोइंग टू मूव इन स्ट्रेट लाइन until or unless an external force is applied to change its direction। तो अब अगर बॉल जा रही है हवा में, तो चलते चलते तो कोई बॉलर भाग के हाथ मार नहीं रहे कि हाँ मैंने बॉल फेंकी भाग के गया हाथ मार, ऐसे नहीं है ना। तो बॉल हवा में डायरेक्शन कैसे बदल रही है? तो वहां पर आता है जब बॉलर, मतलब ठीक है टेक्निकली मैं उतना स्ट्रॉन्ग बॉलर नहीं हूं तो मुझे एग्जैक्ट मैं ये नहीं बोल रहा कि ग्रिप कैसे करता है, बट एक कंसेप्ट सीधा पकड़ते हैं। ज्यादातर क्या करा जाता है, अगर बॉल को मैक्सिमम स्विंग कराना है तो एक साइड से ज्यादा शाइन करा जाता है और एक साइड से थोड़ा रफ हो जाती है। तुमने देखा होगा वो अपनी पेंट घिस रहे होते हैं, वो पेंट नहीं घिस रहे होते, पेंट से बॉल घिस रहे होते हैं जिससे कि शाइन बनी रहे। हाँ, ऐसे पकड़ पकड़ के लगे होते हैं ना घिसने, तो घिस के हो क्या रहा है जिस टाइम पे ऐसे अरे बस बच्चा जज्बाती हो गया। हाँ, बस ठीक है। हाँ, खुजली, वो खुजली नहीं कर रहे होते हैं, वो बॉल को शाइन कर रहे होते हैं। अब हाँ, वो बताता हूँ अभी। देखो पहले मेरी बात सुनो, जब हम एक साइड से शाइन करते हैं, एक्चुअली क्या होती है, जो लेदर बॉल होती है ना, ये शाइन कर रही है, जितना इसको शाइन करते रहेंगे उतना ज्यादा वो सरफेस भी स्मूथ रहेगा। एक साइड से रफ होने देते हैं थोड़ा। तो उस केस में अगर हम बॉल को रिलीज करते हैं, जो बॉलर्स हैं बेसिकली वो रिलीज करते हैं किसी एंगल पे, जब वो रिलीज कर रहे हैं तो ये सीम पोजीशन कहते हैं, इसके थ्रू रिलीज किया, बॉल घूमती हुई जा रही है हवा में। अब जब बॉल स्पिन कर रही है, समझना बच्चे अब यहाँ पे, एक साइड अगर स्मूथ सरफेस है, एक साइड अगर रफ सरफेस है, बॉल घूम रही है, रफ सरफेस के पास से और स्मूथ सरफेस के पास से निकलते हुए एयर की वेलोसिटी अलग अलग रहेगी, होगी कि नहीं? अगर स्मूथ सरफेस है वहां से एयर अलग तरीके से निकलेगी, और अगर बॉल घूम रही है तो होगा क्या, हमने एक चीज डिस्कस करी थी, हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, लो वेलोसिटी हाई प्रेशर। तो दोनों सरफेस की स्मूथनेस की वजह से वहां पर, और बॉल के स्पिन होने की वजह से, अगर मैं बॉल को सीधा सीधा फेंकता हूं तो सीधा फेंकेंगे तो वो बिल्कुल हवा को दोनों तरफ बराबर बराबर काटता हुआ निकल रहा था। लेकिन अगर बॉल घूमते हुए जाती है तो बॉल रोल करते हुए अगर जा रही है तो अपने एक साइड से प्रेशर को कम करते हुए चलती है और दूसरी साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। अब जिस साइड में प्रेशर ज्यादा है, एक्चुअली जिस साइड में कम कर रही है, जिस साइड क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, मतलब वहां हाई वेलोसिटी थी, स्मूथ सरफेस ज्यादा था, शाइनी सरफेस था, हाई वेलोसिटी लो प्रेशर। इस साइड में रफ सरफेस था, लो वेलोसिटी हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर इसको उधर की तरफ मोड़ देगा। तो बॉल घूम ऐसे रही है, बॉल कैसे घूम रही है, बॉल घूम ऐसे रही है, लेकिन वो जाएगी उधर। कहानी क्या हुई है यहाँ पे, जब बॉल स्पिन कर रही है, हवा में जब घूम रही है, तो एक तरफ क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे, हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, और एक जगह पे क्या हो गया, लो वेलोसिटी हाई प्रेशर। अब ये हाई प्रेशर बॉल को दूसरी साइड में टर्न कर देता है। इसका एक और हमारे पास, अगर मैं सीधा सा एग्जांपल बताऊं, मैग्नस इफेक्ट का एक बहुत सही तरीका होता है, हम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर करके देखना चाहें तो हमारे लिए है फिजिबल। हमें फुटबॉल में भी होता है, हम साइड में जब किक मारते हैं तो बॉल हवा में घूमती हुई टर्न लेती है, वो स्पिन की वजह से ही हो रहा है ना। और एक और चीज समझना है इसमें, अगर हम इसको करके देखना चाहते हैं तो मैग्नस इफेक्ट के लिए हमें किसी बहुत ज्यादा हाइट पे जाके और वहां से अगर हम एक बॉल को स्पिन करके छोड़ दें, चाहे वो बास्केटबॉल है चाहे फुटबॉल है, अगर हम उसे स्पिन करेंगे, साइज बड़ा है, वो रोल कर रही है, तो वो अपने आसपास की एयर को क्या करेगी, हटाना शुरू करेगी, और वो बॉल सीधा नीचे नहीं गिरेगी, वो ऐसे करके सरफेस के ऊपर जाएगी। समझ रहे हो, वो कर्व बना के चली जाएगी। ये मैग्नस इफेक्ट होता है। और हर किसी के अंदर कहानी सारी है इफेक्ट, क्या, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंगली सीधी सी एक चीज है भाई, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल तीनों का सम कांस्टेंट है।
तो अगर हम पोटेंशियल को फिलहाल मान के चलें कि कांस्टेंट अगर किसी हाइट पे या कुछ है, और मैं अगर बॉल को ऐसे फेंकता भी हूँ, नीचे जाते जाते पोटेंशियल में चेंज आएगा, अकॉर्डिंगली काइनेटिक और प्रेशर में चेंज आएगा। तीनों का सम कांस्टेंट है, किसी एक चीज को बढ़ाएंगे तो कंपनसेशन में दूसरे चीज को बढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर एक साइड से वेलोसिटी बढ़ा के हम काइनेटिक बढ़ाते हैं तो दूसरी साइड से प्रेशर एनर्जी बढ़ के अपने आप उसको कंपनसेट करती है, जिसकी वजह से फिर वो अलग तरीके का एक मोशन क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा एक टॉपिक, वेंचुरीमीटर। अब वेंचुरीमीटर बेसिकली क्या होती है? ये एक डिवाइस है हमारे पास, एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम रेट ऑफ फ्लो इन लिक्विड पाइप्स नाप सकते हैं। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रेट ऑफ फ्लो। अब रेट ऑफ फ्लो में क्या है समझो जरा। वेंचुरीमीटर में अपने पास जो है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप्स। ये अपने पास वेंचुरीमीटर का डायग्राम है। अब देखो वेंचुरीमीटर बेसिकली है क्या हमारे पास। अगर हम डिवाइस की बात कर रहे हैं, connect the venturimeter horizontally to the pipe through which liquid is flowing. Note down the difference of liquid column in the two arms of the U-tube. अब ये क्या बात है इसको समझना। हमने क्या किया, ये वेंचुरीमीटर है, ये जो अपना पूरा डायग्राम है ये वेंचुरीमीटर का डायग्राम। ये काम क्या कर रहा है? रेट ऑफ फ्लो नापता है। रेट ऑफ फ्लो मतलब लिक्विड किस स्पीड से किस तरीके से फ्लो कर रहा है। हमने इसको किसी पाइप के बीच में कनेक्ट किया जहां पे पानी का हमें फ्लो नापना है। इधर से पानी आ रहा है, उस साइड से निकल जाएगा, बीच में वेंचुरीमीटर। अब यहां से यहां अगर पानी इधर जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्यों जाता है पानी एक जगह से दूसरी जगह? कोई भी लिक्विड, कोई भी फ्लूइड फ्लो कब करता है? प्रेशर डिफरेंस के कारण। उधर से प्रेशर ज्यादा होगा, इधर प्रेशर कम होना चाहिए। अब जब हमने इस वेंचुरीमीटर को कनेक्ट किया तो इसके अंदर, इस वेंचुरीमीटर के अंदर ही यहां पर एक यू ट्यूब लगी हुई है, यू शेप ट्यूब, इसी के पार्ट है, इसी का खुद का इंटरनल पार्ट है। इसके अंदर एक अलग फ्लूइड डाला हुआ है हमने, ऑयल है जो भी है, अलग डेंसिटी का फ्लूइड डाला हुआ है। अब यहां से अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो इसकी हाइट नीचे चली जाएगी, और वहां अगर प्रेशर कम होगा तो हाइट ऊपर चली जानी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही हमें पता है कि वेलोसिटी ज्यादा होगी। जितना प्रेशर डिफरेंस, हाँ अभी बता रहा हूं, जितना ये वाला कंसेप्ट समझ रहे हो, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस रहेगा, जितना एक तरफ हाई और दूसरी तरफ लो, उतना तेजी से लिक्विड, तेजी से फ्लूइड फ्लो करेगा। अब यहां पर अगर ये फ्लूइड का प्रेशर यहां ज्यादा है तो यहाँ हाइट कम, और यहाँ लो प्रेशर की तरफ हाइट ज्यादा होनी चाहिए लिक्विड कॉलम की। यही होना चाहिए ना, एक तरफ से दबाएंगे तो दूसरी तरफ से उठेगा। तो हाई प्रेशर की वजह से डेप्थ कम है, लो प्रेशर की वजह से ये हाइट एक्स्ट्रा आ गई h। तो ये यूट्यूब के अंदर h की जो हाइट डिफरेंस है इस और इसके बीच में, ये जो दो सरफेसेस हैं, दो लेवल्स हैं, वो डिफरेंस कितना ज्यादा होगा? जितना प्रेशर डिफरेंस होगा। समझ में आई है? प्रेशर डिफरेंस के थ्रू हम रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई है? इस यूट्यूब को हम क्या कहते हैं बच्चों? मोनोमीटर। ये क्या है? अ लो डेंसिटी लिक्विड इज यूज्ड इन मोनोमीटर, जो हमने बीच में डाली थी अभी, वो ऑयल जो मैंने कहा था, या जो भी हम लिक्विड यूज करेंगे एक अलग डेंसिटी का लिक्विड से, जिसकी हमेशा डेंसिटी कम रखेंगे। अब लेट इट बी एच। एच क्या रखा है हमने यहाँ पे? ये जो हाइट का डिफरेंस है दोनों एंड्स के बीच में, ठीक है। रो हमारे पास क्या है बच्चा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, ठीक है। और रो एम क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन द यूट्यूब। किसी को इसमें परेशानी? अब हमारे पास देखो बच्चा, इसमें क्या रहेगा? A1 और A2 अपने पास क्या आ गया बच्चा? क्रॉस सेक्शन ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। V1 V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू A एंड B रिस्पेक्टिवली। P1 P2 क्या है? प्रेशर ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब A और B हम बार बार क्यों ले रहे हैं? अगर तुम वेंचुरीमीटर के डायग्राम पे भी देखो तो मोनोमीटर कनेक्टेड कहाँ है? इस क्रॉस सेक्शन वाले के थ्रू और इस क्रॉस सेक्शन वाले के थ्रू। हमें पता है क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो वेलोसिटी भी ज्यादा रहती है। अगर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो ही जाएगा। हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, सीधा सा बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन। तो यहां पर V क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। ये तो सेम रहना चाहिए। ये अपने पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हम समझते आ रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एनी ऑफ द क्रॉस सेक्शन रहेगा वो हमेशा सेम रहने वाला है, वॉल्यूम फिक्स रहेगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये सेम हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अंदर किया था। अब A1 by A2 इज इक्वल टू V2 by V1, ये भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ही चल रहा है, कुछ अलग नहीं है। ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो वेलोसिटी कम रहेगी, कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। ये हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में समझा था। अब V1 इज इक्वल टू V by A1 लिख सकता हूं मैं इसे। ये कहां से लिख रहा हूं मैं?
जो ये V1 की वैल्यू निकालूंगा, ये मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर इधर डिवाइड कर दूं तो V1 इज इक्वल टू V बाई A1। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू V बाई A2 लिख सकता हूं। ठीक है बच्चा, रीअरेंज किया है सिर्फ, वॉल्यूम इज इक्वल टू A1 V1, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू V बाई A1। बात समझ में आ गई है? वेंचुरी मीटर में ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसके अंदर हमारे पास क्या है बच्चे, ये जो क्रॉस सेक्शन है जहां से लिक्विड एंटर कर रहा है V1 वेलोसिटी के साथ, क्रॉस सेक्शन क्या है A1। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड एंटर कर रहा है। अगर हम वेंचुरी मीटर के डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, इस पॉइंट से एक मोनोमीटर कनेक्ट किया हुआ। पहले एक काम करते हैं, ऐसा यहाँ से ये था A पॉइंट, ये है B पॉइंट, जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बच्चे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, जहां से लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी हो गई V2। ठीक है, और यहाँ से फिर हम इसको आगे ऐसे भेज देते हैं, ये C पॉइंट है, तो लिक्विड यहाँ से होते उधर चला जाएगा। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हमने मोनोमीटर कनेक्ट किया हुआ। मोनोमीटर क्या होता है, सिर्फ एक यू ट्यूब है जिसके अंदर हमने किसी लिक्विड को, लेस डेंसिटी वाले लिक्विड को फिल करके रखा हुआ है। और अब यहाँ अपने को पता है, अगर यहाँ से पानी निकल के या कोई भी फ्लूइड निकल के अगर उस साइड जा रहा है, उस साइड जा रहा है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ हाई प्रेशर वहाँ लो प्रेशर होना चाहिए। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा तो इसके अंदर जो हमने लिक्विड फिल किया है उसके अंदर भी हाइट में डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर था उस जगह लो होगा, और ये जो हाइट में डिफरेंस आया ये आ गया h। किसी को इसमें दिक्कत? क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया, वेलोसिटी समझ में आ गया, हमारे पास सारा क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है रो m, इस तरीके से करना बच्चे, और इसकी डेंसिटी क्या है रो। ठीक है, रो L लिख लो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये रो m आ गई है, कोई परेशानी इसमें? इसके अंदर हमारे पास क्या, अगर यहाँ से वहां लिक्विड जा रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो H रो क्रिएट हो गया, मतलब बेसिकली हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो अब मैं अगर बर्नौली थ्योरम अप्लाई करूं तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंगली टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल और फाइनल सेम होना चाहिए हर पॉइंट पे। पोटेंशियल तो सेम है ही, क्योंकि इनका हाइट डिफरेंस हम नहीं लेके चल रहे हैं, है ना, ग्राउंड लेवल से सबका हाइट सेम है, सेंटर लाइन जो जाएगी, तो पोटेंशियल को मेंशन करने की जरूरत नहीं, सीधा काइनेटिक लेते हैं। काइनेटिक क्या होता है, हाफ रो V1 का स्क्वायर। ये है इनिशियल जो इस साइड था क्रॉस सेक्शन A1 के थ्रू, और ये आएगा P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चा? अब अपने को एक चीज, एक काम करते हैं, P1 माइनस P2 इस साइड लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2, रो दोनों के लिए सेम है, कॉमन लिया, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। कोई परेशानी बच्चे इसमें? ठीक है, अब ये रो क्या है, ये किसके लिए, ये लिक्विड के लिए है, इसको रो L लिख लो या सिंपल रो रखते हैं, क्योंकि इसके लिए रो M यूज कर लेंगे। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस आया है, मैं एक और काम करता हूँ, इसमें एक स्टेप ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, वेलोसिटी कॉमन निकालते हैं, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो V1 निकालने का है, जो रेट ऑफ फ्लो मुझे निकालना है वेंचुरी मीटर के थ्रू, वो V1 वेलोसिटी की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम एक काम करते हैं, 1/2 मैंने V1 रो V1 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा बचा, V2 बाई V1 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब P1 माइनस P2 ये किसके इक्वल होगा, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही ये लिक्विड ऊपर राइज हुआ है, और इस लिक्विड का जो ओवरऑल डिफरेंस इन प्रेशर आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H रो जी। यहाँ रो M लिख लेते हैं, रो M क्यों, क्योंकि ये इस लिक्विड की डेंसिटी को यूज कर लेते हैं। तो P2 माइनस P1 को H रो M G लिख लिया, हाफ रो V1 का स्क्वायर टाइम्स V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ सब कुछ ठीक है, अगर मैं V1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो सिर्फ रीअरेंज करके आंसर आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, V1 यहाँ पे ऑलरेडी है और V1 ही निकालना है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, एक रिलेशन होता है हमारे पास सीधा सा, जो अपने पास वेलोसिटी है वो कैसे रिलेट करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया से, V1 इज इक्वल टू क्या रहता है बच्चे, वॉल्यूम बाय क्रॉस सेक्शन, ऐसे ही रहेगा, है ना, और V2 क्या होगा, वॉल्यूम बाय क्रॉस सेक्शन A2। ये दोनों वैल्यू V1 और V2 की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 रो V1 का स्क्वायर, V2 की जगह हमने डाला वॉल्यूम बाय A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बाय A1 का स्क्वायर माइनस 1, जिसको 1/2 रो V1 का स्क्वायर A1 बाय A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। किसी को दिक्कत है इसमें? एंड दिस इज इक्वल टू H रो mg। अब मैं V1 की वैल्यू निकाल लूँ, रीअरेंज करते हैं, V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू H रो
mg बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। और ये यहाँ की क्या होगा, ये बात समझ में आ रही है। इसको मैं यहाँ ला के अगर डिवाइड करूंगा तो a1 बाय a2 का होल स्क्वायर -1 रेज टू दी पावर -1। कोई परेशानी इसमें? हमने सिर्फ किया क्या, देखो हमने इसको रीअरेंज किया है, सिंप्लीफाई किया, और ज्यादा कुछ नहीं है। स्क्वायर हटाना है तो हम क्या कर दें, इसके ऊपर अंडर रूट डाल देते हैं, ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्लियर बात है बच्चे, किसी को इसमें परेशानी है? ठीक है ना, सॉल्व कर लोगे। चलो फिर हमारे पास आता है बच्चे टॉरिसली थ्योरम। अब टॉरिसली थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स दैट इज वेलोसिटी विद व्हिच द लिक्विड फ्लो आउट ऑफ एन ऑरिफिस। ऑरिफिस क्या है, एक हमारे पास बॉटल है, उसमें छोटा सा छेद कर देते हैं, बहुत छोटा सा, उस छोटे से छेद को क्या कहते हैं, ऑरिफिस। उससे निकलने वाले लिक्विड की धार को हम क्या कहते हैं, इफ्लक्स। ठीक है, तो उस ऑरिफिस बेसिकली नैरो होल इज इक्वल टू, हम क्या बात करें, उस वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं, एंड जो पानी बाहर निकल रहा है उसको हम कहते हैं बच्चा इफ्लक्स, और जिस जगह से निकल रहा है बेसिकली वो जो नैरो होल है वो हमारे पास ऑरिफिस आ गया। ठीक है, बस शांत। which is freely falling body would acquire in falling through the vertical distance equal to the depth of the orifice below the free surface of the liquid। अब इसका लॉजिक क्या है समझना जरा। हम बात क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं बच्चे, देखो ये बॉटल है, अगर हम इसको ग्राउंड लेवल पे मान के चले, हम इस जगह पे खड्डा करते हैं, इससे पानी निकल रहा होगा, तो ये एग्जैक्टली लिक्विड उसी वेलोसिटी के साथ निकलेगा जितना अगर ग्राउंड लेवल से, अरे बस जितना फ्री फॉल के टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट करेगा। ठीक है, एक बारी डेफिनेशन पे ध्यान देना, फिर से डिस्ट्रैक्शंस मतलब हो बीच में, ध्यान दो। हाँ जी, देखो एक बारी वापस से समझना, बताना क्या चाहते हैं यहाँ पे हम। देखो बच्चे बस, according to this theorem velocity of a flux, that is velocity with which the liquid flowing out of an orifice is equal to that which freely falling body would acquire in falling through the vertical distance equal to the depth of the orifice below the free surface। अब क्या बात हम कर रहे हैं, अगर इस बॉटल के का मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं, इस पे मैं एक पॉइंट मार्क कर देता हूं यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चे, ऑरिफिस, जहां से इफ्लक्स निकल रहा है। तो अगर इस डेप्थ की हम बात करें, मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करूंगा तो वो इस डेप्थ को कवर करते हुए एक सर्टेन वेलोसिटी गेन करेगा। अपने को पता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो वो क्या होगा, एक्सेलरेट करता हुआ आएगा। तो वो एक्सेलरेट करते हुए जितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा उतनी ही वेलोसिटी के साथ जो इफ्लक्स है वो ऑरिफिस से बाहर निकल रहा होगा। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? मतलब ये समझ में आया कि जो टॉरिसली थ्योरम है वो बोल क्या रही है, लॉजिक समझ में आया। हमने क्या बात करी है कि ये अपने पास जो हमने बॉटल अज्यूम करी थी, यहाँ पे हमने क्या बना दिया है, एक ऑरिफिस बना दिया है जहां से लिक्विड निकलेगा, नीचे गिरेगा। अगर यहां से इसकी हाइट में h मान लेता हूं, लिक्विड यहां तक था, ठीक है, तो अगर h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को मैं गिराता, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को, तो जितनी वेलोसिटी ये एक्वायर करता उसी वेलोसिटी के साथ ये लिक्विड बाहर निकल रहा होगा। समझ में आ गई डेफिनेशन के हिसाब से। अब हमारे पास क्या है, सेम डायग्राम, हमने यहाँ क्या माना हुआ, डायग्राम पे ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे हमारे पास h आ गई है जो डेप्थ है ऑरिफिस की, और जो h1 है ये हाइट आ गई है ऑरिफिस की। ठीक है, वो डेप्थ कहाँ है, जहां जो अपनी टॉप लेयर थी उससे नीचे तक की। अब h1 हमने क्या माना, h माना है height of the free surface of the liquid above O, h dash is the height of the orifice above the bottom of the tank। P क्या है हमारे पास, atmospheric pressure, V is the velocity with which the liquid comes out of O। velocity of the liquid inside the tank is 0। तो क्लियर है, अंदर है जब तक तब तक तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, जब वो बाहर निकलेगा तब वेलोसिटी एक्वायर करेगा। अगर यहां हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं तो देखो प्रेशर प्लस h rho g प्लस काइनेटिक एनर्जी इनसाइड, ये जो एनर्जी है टोटल ये आउटसाइड के बराबर होनी चाहिए। अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 का लॉजिक समझ में आ गया सबको। अगर बाहर निकलते हुए एट ओ प्रेशर, अब देखो प्रेशर एनर्जी है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, क्यों, अगर वो ऑरिफिस से बाहर निकल रहा है लिक्विड तो वहां पर अब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है जो एच रो जी की वजह से आ रही थी। ठीक है, अगर लिक्विड यहां से बाहर निकल रहा है तो वहां पर प्रेशर एनर्जी नहीं है बाहर निकलते हुए, प्रेशर सिर्फ अंदर था। तो हमारे पास हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आ गई है, बाहर निकल रहा है तो सारा ही
जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई होगी। साफ दिख रहा है? तो यहां पर P और P कैंसिल आउट हो गए, तो H रो जी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। यहां से मैं V की वैल्यू निकालूं तो अंडर रूट ऑफ 2gh आएगी कि नहीं? याद करो, यही हमने ग्रेविटेशन के अंदर और जगह जगह जितने भी टॉपिक्स हैं, जब भी हमने फ्री फॉल पढ़ा है तो यही वेलोसिटी निकलती थी, है ना? तो अगर मैं अब क्यों बचे, अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, रो से रो कैंसिल आउट नहीं हो गया, ये रो और रो कट गया। क्लियर है? अब हमारे पास देखो बच्चा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पता है, h डैश हाइट आ गई, u इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहां से t की वैल्यू 2h डैश बाई जी निकल गया। याद करो, सेम हमने प्रोजेक्टाइल वाले के अंदर भी निकाला था, ऐसे ही सब कुछ निकल रहा था। और डिस्टेंस कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, s इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h इंटू h डैश हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत? हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ 2gh, टाइम की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ 2h डैश बाई जी, अंडर रूट जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ h इंटू h डैश, 2 2 4 बना जो अंडर रूट के बाहर आया, तो स्क्वायर रूट ऑफ h इंटू h डैश हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई है। कोई दिक्कत बच्चे इसमें? समझ में आ गया? सिंपल है टॉरसली थ्योरम भी। अब आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आने का मतलब हाइड्रोडायनामिक्स के साथ हमारा जो जितना फ्लूइड्स वाला पार्ट था वो खत्म हो जाता है। हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में हमने पढ़ा था सॉलिड्स, फिर हाइड्रोस्टैट्स और फिर हाइड्रोडायनामिक्स। अब अपने पास आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब क्या आता है? बिल्कुल ये लास्ट पार्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का। इसके अंदर आता है, देखो बच्चे, सबसे पहले आता है थर्मल प्रॉपर्टी का लॉजिक समझ में आता है, नाम से समझ में आता है। थर्मल का मतलब हीट एनर्जी से रिलेटेड कुछ। तो हीट होती क्या है बच्चे? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। यही होती है जो हमारे अंदर कोई हीट बेसिकली क्या कर रही है, सेंसेशन ऑफ वार्म फीलिंग जनरेट कर रही है, उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? जूल। सीजीएस में क्या कहते हैं? कैलोरीज, है ना? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सीधी बात है, टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। Tc by 100 इज इक्वल टू Tf माइनस 32 by 180। ये क्या है? अपने को पता है टेम्परेचर की कितनी यूनिट्स? 3 थी, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फेरेनहाइट, और उनका रिलेशन क्या था? Tc माइनस 0 by 100 इज इक्वल टू, लिखो बच्चे, Tf माइनस 32 by 180 इज इक्वल टू Tk माइनस 273.15 by 100। सीधा सीधा रिलेशन है ये तो, है ना? ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस, फेरेनहाइट और केल्विन का है। अगर सिर्फ फेरेनहाइट और केल्विन का है तो Tc by 5 इज इक्वल टू Tf माइनस 32 by 9। ये रिलेशन है फेरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन का। और केल्विन में क्या होता है? केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। पता ये है ना? ये वाला रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि फेरेनहाइट कंपैरेटिवली अब उतना यूज नहीं करते, पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम हम केल्विन में स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलेंगे, तो केल्विन में ही टेम्परेचर काम आएगा अपना। तो डिग्री सेल्सियस को 273.15 से सीधा ऐड कर दो, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल चीज है ये तो, सिंपल रिलेशन है। अब आता है, अगर हम किसी चीज को हीट देंगे तो उसके अंदर एक्सपेंशन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? उसे अगर हम किसी भी चीज को हीट अप करेंगे तो हमें छोटी क्लास से पता है कि आफ्टर हीटिंग या अंडर द इफेक्ट ऑफ हीटिंग एवरीथिंग एक्सपैंड्स। तो अगर उसकी लेंथ में कोई चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? लीनियर एक्सपेंशन। अगर किसी की लेंथ में चेंज आएगा, साथ के साथ नोट डाउन करते चलेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, अभी के अभी कवर हो जाएगा ये। थर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास पहला आता है बच्चा लीनियर एक्सपेंशन, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग। लीनियर का मतलब समझ में आ रहा है? जब अलोंग द लेंथ कुछ इंक्रीज होगा। एल हमारे पास आ गया ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल आ गया इंक्रीज इन लेंथ। कोई दिक्कत बच्चा? अब इस डायग्राम का लॉजिक समझ रहे हो? ये हमारे पास थी ओरिजिनल लेंथ, अगर इंक्रीज आ गया तो ये डेल्टा एल का चेंज आ गया इसमें। अब एक सिंपल सा फंडा समझना, जितना ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना उसकी लेंथ में ज्यादा चेंज आएगा हीट करने पे, है ना? ये होना चाहिए कि नहीं? अगर मान लो मेरे पास 100 सेंटीमीटर का एक स्केल है और मैं उसे हीट करूंगा तो 100 वाला कितना ही इंक्रीज करेगा? लेट अस अज्यूम 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, वो अपने एक प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहे हैं।
लेकिन अगर मैं 1 किलोमीटर लंबे रॉड की बात करूं और मैं सेम टेम्परेचर तक उसको हीट करूं, तो वो अपने प्रोपोर्शन में बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर बढ़ेगा कि नहीं? तो जितनी ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी उतना ही चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा। यही होगा ना, जितनी ओरिजिनल लेंथ होगी उतनी ही चेंज इन लेंथ ज्यादा होगी। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरी चीज, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर में वेरिएशन ज्यादा होंगी उतना चेंज इन लेंथ ज्यादा होगी। डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया दोनों फैक्टर्स को। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, जिसको कहते हैं अल्फा, विच इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या है ये? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। इट इज डिफाइंड एज, अल्फा इज डिफाइंड एज स्मॉल चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है ये? इट इज चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिट लेंथ ऑब्जेक्ट विद ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यही हुआ ना, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई है? ये हमारे पास अल्फा आ गया। मैं अब देखो डेल्टा एल को क्या लिख सकता हूं? L2 माइनस L1। डेल्टा टी को क्या लिख सकता हूं? T2 माइनस T1 लिख सकता हूं कि नहीं? ये है ना। तो मैंने डेल्टा एल को लिख लिया L2 माइनस L1, डेल्टा टी को लिख लिया T2 माइनस T1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L2 एट T2 इज इक्वल टू L T1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, ये क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो वहां से मैं L2 की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, L1 को उधर प्लस कर दिया, L1 कॉमन लिया दोनों से, तो ये ब्रैकेट के बाहर आ गया। डन है? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? सिंपल टॉपिक है बिल्कुल। अब ऐसे ही अगर हम लेंथ की जगह मैं किसी शीट को हीट करूंगा, तो वो शीट हर तरफ बढ़ेगी, तो उसके सरफेस एरिया में चेंज आना चाहिए। तो उसके लिए हम कहते हैं बच्चा एरिया एक्सपेंशन। अब एरिया एक्सपेंशन का क्या केस रहेगा? सेम कहानी, भाई डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल सरफेस एरिया, डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। दोनों को कंबाइन किया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे बीटा, जो कि क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। डन है? ठीक है बच्चा, बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? डेल्टा एस बाय एस डेल्टा टी। तो बीटा को डिफाइन क्या करेंगे? अ स्मॉल चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। डन है? पक्का? ऐसे ही क्या होगा? वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, जो कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, अगर उसको मैं हीट करूंगा तो उसकी पूरी ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज आना चाहिए। तो वो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा? विद इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। कंबाइन किया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया बच्चा? एक और कांस्टेंट, जिसका नाम क्या है यहाँ पे? गामा। गामा क्या है हमारे पास? ये थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये गामा आ गया अपने पास। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी, और गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी। गामा क्या है? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। डन है बच्चा? अल्फा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन या एरिया एक्सपेंशन। गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोई दिक्कत बच्चा? सिंपल सा फंडा चल रहा है। अब हमें इन तीनों का रिलेशन निकालना है, अल्फा, बीटा और गामा का। अल्फा, बीटा और गामा, जो जो तीनों कोफिशिएंट्स थे उनको रिलेट कराना है। तो लेट अस कंसीडर अ क्यूब ऑफ साइड एल। एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है? एल। तो एक बात बताओ, सरफेस एरिया हमने मान लिया हर साइड का एस, एक पूरे फेस का सरफेस एरिया क्या आ गया? एस। वॉल्यूम क्या आ गई? वी। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर। क्यूब है तो उसके एक फेस का फॉर्मूला क्या आएगा? एल स्क्वायर एरिया का। वॉल्यूम का फॉर्मूला एल क्यूब। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, पता है सबको। डेल्टा एल क्या होता है? अल्फा एल डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या होता है? बीटा एस डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या होता है? गामा वी डेल्टा टी। ये भी पता है सबको। नई लेंथ कितनी आएगी? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है वहां लेंथ में इंक्रीज आएगा। वो लेंथ कितनी आई? एल प्लस डेल्टा एल। ठीक बात है। नया सरफेस एरिया कितना आएगा? देखो, नया सरफेस एरिया कितना आएगा? एस प्लस डेल्टा एस। और नई वॉल्यूम कितनी आएगी? वी प्लस डेल्टा वी। सीधी सी बात चल रही है।
है ना, जो भी चेंज आया उसको हमने ऐड कर दिया। अब एक बात देखो, सरफेस एरिया कैसे बनेगा नया, नई लेंथ का स्क्वायर, है कि नहीं। जो पहले सरफेस था वो एल स्क्वायर के इक्वल था, जो अब नया सरफेस एरिया हमारे पास आ रहा है, जो अपने पास ये नया सरफेस एरिया आ रहा है, ये नई लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, सीधी सी कहानी है। अगर लेंथ में चेंज आया है तो सरफेस एरिया नई लेंथ के स्क्वायर के इक्वल आया। अब एस तो ठीक है, डेल्टा एस क्या था, बीटा एस डेल्टा टी, बिल्कुल था। यहां पर ए, अब डेल्टा एल की वैल्यू क्या थी, एल्फा एल डेल्टा टी होल स्क्वायर, एल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, वन प्लस एल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। किसी बच्चे को इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम है, सीधी सी बात चल रही है। मैंने सिर्फ क्या किया, डेल्टा एस और डेल्टा एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और वहां से एल स्क्वायर यहां कॉमन लिया। अब एक बात बताओ, एल स्क्वायर किसके इक्वल था, वो तो एस के इक्वल था, है ना। एल स्क्वायर किसके इक्वल था, वो तो एस के इक्वल था ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस एरिया। तो इन दोनों से हमने अगर यहां से सरफेस एरिया कॉमन निकाला तो ये एस और ये एस कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। बचा क्या, वन प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, वन प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस टू एल्फा डेल्टा टी। अब होता क्या है, एक तो डेल्टा टी छोटी वैल्यू है, ऊपर से फिर एल्फा बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो इनका स्क्वायर का प्रोडक्ट नेग्लिजिबल वैल्यू वो करेगा, है ना, नेग्लिजिबल वैल्यू पोजेस करेगा, तो नेग्लिजिबल करेगा तो इसको इग्नोर कर देते हैं, तो बचा क्या, वन प्लस टू एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो वन प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू वन प्लस टू एल्फा डेल्टा टी, वन वन कैंसिल आउट, बीटा इज इक्वल टू टू एल्फा आ गया, डन है। एल्फा क्या आ गया, बीटा बाई टू, जस्टिफाइड है बच्चा, समझ में आ गया, क्लियर। इसी तरीके से वॉल्यूम करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, v प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब, v प्लस डेल्टा वी को क्या लिखूं, गामा वी डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू एल प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, एल क्यूब कॉमन लिया, यहां से v कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गया। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलें, ए क्यूब प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये लगा दिया। कहानी फिर से भाई, जहां अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर अल्फा क्यूब डेल्टा टी की क्यूब है, इसको तो इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, बहुत छोटी वैल्यू होंगी, बचेगा क्या, वन प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी, बचा कि नहीं। तो वन प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू वन प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी, वन वन कैंसिल आउट हो गए, तो वन प्लस एल्फा डेल्टा टी से गामा की वैल्यू थ्री अल्फा के इक्वल तक हम पहुंच गए। अल्फा आ गया गामा बाय थ्री, ऊपर क्या निकला था, अल्फा बीटा बाय थ्री, तो हमारे पास रिलेशन आ गया अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय टू गामा बाय थ्री, और एलसीएम लिया तो सिक्स अल्फा इज इक्वल टू थ्री बीटा इज इक्वल टू टू गामा। सिंपल है बच्चा, इजी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, करके रख लेंगे, आराम से हो जाएगा। फिर भी कहीं डाउट आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, डिस्कस कर लेंगे।